अस्सलाम वालेकुम। टीम बिल्डिंग के बारे में अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है चैलेंजेस। मैं बार-बार इस बात पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, आप तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस को, चैलेंजेस को माइंड में रख के करें। अगर आपको चैलेंजेस का पता होगा तो आप मेंटली रेडी होंगे, आप स्ट्रैटेजीज़ उस तरह से बनाएँगे, आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप शॉक में नहीं जाएँगे एंड देयर आर हिडन रियलिटीज़ जो कभी भी टीम बनाने से पहले नज़र नहीं आती और उनका बेहतरीन तरीका है उन लोगों से सीखना जो ये काम कर चुके हैं। क्योंकि देयर आर थिंग्स जो इनएविटेबल है, आप उनसे बच नहीं पाएँगे। अगर आप कहेंगे कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई विल क्रिएट अ लवली टीम, आई विल क्रिएट ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस और मुझे ये मसाइल नहीं आएँगे, तो यू आर रॉन्ग। वन वे अनदर, ये मसला या वो मसला, मसाइल आएँगे। तो आपने समझना है जब टीम बनती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये एक इमोशनल शॉक होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, आप खुद को अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं। टीम में अनएक्सपेक्टेड शॉक्स आते हैं आपको। आपको टीम में ईगो भी देखने को मिलेगी, इमोशनल मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन एरर्स आएँगे और काम करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कोई बंदा टीम प्लेयर होता है, कोई टीम प्लेयर नहीं होता, अचानक से डेडलाइन होती है, क्लाइंट एनॉयड होता है, बंदा छुट्टी पे चला जाता है। आपको जो एहसास होता है वो टीम को नहीं होता, वो एहसास, वो फीलिंग्स, वो ओनरशिप, वो विजन, वो क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो आपको हमेशा चैलेंजेस आएँगे और ये चैलेंजेस इस वजह से आते हैं कि जब आप एक कंपनी की फाउंडेशन रख रहे हो, आप उस कंपनी के ओनर हो, आप उस कंपनी के क्रिएटर हो, फाउंडर हो, मालिक हो, वो कंपनी आपके बच्चे की तरह है। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम समवन एल्स। आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत जो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप ये कहते हैं कि यार ये काम बहुत ज़रूरी है, हो सकता है और ऐसा होगा कि आपकी टीम के लिए वो उतना ज़रूरी नहीं होगा। मतलब एक तरफ एक बहुत ही सेंसिटिव हाई वैल्यू क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड है या उसको एक बिल डिलीवर करनी है और दूसरी तरफ आपकी टीम कहेगी कि मैं शादी पे जा रहा हूँ, हमारे घर फंक्शन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने दोस्तों के साथ जाना है। और उस वक्त आप सोचते हो कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कंपनी की पूरी ग्रोथ का दारोमदार है और ये किस तरह की बातें कर रहा है। बाद में समझ आता है इट्स नॉर्मल। ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप वो ओनरशिप किस तरह से डेवलप करते हैं। अब चंद बेसिक सेक्शंस, चंद बेसिक कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से चैलेंजेस आते हैं, मसाइल आते हैं। और सबसे बड़ा मसला आता है कम्युनिकेशन की वजह से। Communication between you and your team, and communication between your teams, and communication within your team. So there are different layers of communication और आपने हर लेयर को डिफाइन करना है। अगर आप अपनी टीम को टास्क दे रहे हैं तो आपने स्पेसिफिकेशन कैसे कम्युनिकेट करनी है, क्लैरिटी कैसे लेनी है, एक पेज पे कैसे लाना है और फिर टीम को जाके बताना है कि ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मैं पिछले 8 साल से जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा हूँ, करता आया हूँ, वो है टीम के दरमियान कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टीम मेंबर्स या डिफरेंट टीम्स, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे 2-4 टीमें भी काम कर रही होंगी, बाज़ औक़ात क्लाइंट की टीम भी काम कर रही होती है, फिर एक टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, डेवलपर होगा, डिज़ाइनर होगा, ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर टीम के हर मेंबर जो है वो सारे के सारे अच्छी कम्युनिकेट करते हैं। आपको कम्युनिकेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने होते हैं। देखिए, अगर आपने किसी को कोई काम कहा, किसी को कोई स्पेसिफिकेशन दी और आप कम्युनिकेट करने में फेल हो गए, तो जब वो डिलीवर होगा तो वो लो क्वालिटी का होगा या वैसे डिलीवर नहीं होगा। फिर उसके ऊपर एक फीडबैक जाएगा जिससे वो चेंज रिक्वेस्ट बन जाएगी। जब वो चेंजिंग में जाएगा, टाइम लेट होगा, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा, रेवेन्यू को हिट पड़ेगी और साथ में डेवलपर भी फ्रस्ट्रेट होगा। यार ये कहते कुछ हैं, करवाते कुछ हैं, हर वक्त नई बात करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन, और आपकी कम्युनिकेशन के भी 2 बड़ी कैटेगरीज़ हैं। एक तो ये कि वो कम्युनिकेशन जो आप किसी से काम करवाने के लिए कर रहे हैं कि वो कितनी क्लियर है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और आप उसको वेल मॉनिटर्ड है कि आप उसको मॉनिटर करें कि जो मैंने कहा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी कम्युनिकेशन है लीडरशिप लेयर पे आती है कि आप किसी का विजन कैसे बिल्ड करते हैं, क्लैरिटी कैसे बिल्ड करते हैं, रोड मैप उसको कैसे बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बिल्ड करते हैं, मोटिवेशन कैसे बिल्ड करते हैं
उसकी जो सेंस ऑफ ओनरशिप है उसको कैसे बिल्ड करते हैं कि एक आम सा एम्प्लॉय आपका बिलीवर बन जाए, आपका कोर मेंबर बन जाए। इन अदर वर्ड्स हम इसी लेक्चर में आगे जाके बात करेंगे कि वो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप बन जाए। तो आप है, आपके नीचे एक पूरी लीडरशिप लेयर होनी चाहिए। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। बाज़ औक़ात ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, अपने माइंड में रखे रखते हैं एंड इवेंचुअली बर्नआउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको छोड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि यार अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये किसी एक इंसिडेंट की वजह से नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है और आप अपने कीमती लोग खो बैठते हैं और कीमती लोगों के जाने की वजह से आप अपना कीमती बिजनेस, कीमती क्लाइंट भी खो बैठते हैं। इवेंचुअली हिट होता है आपके उसको। अब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन पे सबसे पहले काम करना है, आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स पे काम करना है, आपने अपने जो ह्यूमन इंटरेक्शन की एबिलिटीज़ हैं उन पे काम करना है एंड अबव ऑल जब आप इंटर कम्युनिकेशन की बात करें बिटवीन द टीम्स और टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने यहाँ पे टूल्स यूज़ करने हैं। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। आप वर्बल किसी को काम असाइन करते हैं, वो बंदा भूल भी सकता है, उसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। आप उसको वेल डॉक्यूमेंट करें, थ्रू ईमेल्स करें, थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोर्टल करें। हर चीज़ की कोशिश करें कि देयर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, देयर इज़ अ राइट अप फॉर एनीथिंग दैट यू आर असाइनिंग टू योर टीम। और ये काफ़ी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टास्क को वेल डॉक्यूमेंट किया, टीम को असाइन किया, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर आपने उनसे एक वैलिडेशन लेनी होती है कि जो मैंने आपको समझाया आपको क्या समझ आया। अगर आप दोनों सेम पेज पे हैं, नाउ इट्स फाइन। मैंने अपनी कंपनी में अपना ही एक टूल डेवलप किया जिसका नाम कोवेस्टोट है और वो चल रहा है मार्केट में। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ किए बट मुझे बहुत नहीं पसंद आया। 10 साल में मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल नहीं मिला जो स्टार्टअप्स के लिए, जो हमारे लिए बना हो, जो बड़ी 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों की कंपनी के लिए ना बना हो, जो हम जैसों के लिए हो। मुझे ऐसा टूल नहीं मिला। उस टूल में जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने टास्क को कैसे डिफाइन करना है, डिस्क्रिप्शन को कैसे डिफाइन करना है, टाइम को कैसे लिखना है, फिर अगला बंदा उसकी एक्सेप्टेंस देता है, एक्नॉलेज करता है, वो लॉक होता है, स्प्रिंट बनती है, टाइमलाइन बनती है। ईज़ी टू ट्रैक, ईज़ी टू कम्युनिकेट एंड देयर आर सो मेनी टूल्स आउट देयर। यू कैन यूज़ एआई फॉर दैट बट समझाने का मकसद डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, वैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग ये सब आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर ये खराब हुई तो आपके लिए बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। टीम का दूसरा बड़ा मसला परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी। किसी दिन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, किसी दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई काम 4 घंटे का है तो वो 2 घंटे में हो जाएगा और सम टाइम 2 घंटे का काम 2 दिन में चला जाएगा। देखें, एक बात आपको समझनी पड़ेगी एज ए फाउंडर, पर्टिकुलरली अगर आप टेक्निकल कंपनी बनाने जा रहे हैं। टेक्निकल फील्ड के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। ये मार्जिन आपने हमेशा रखना है क्लाइंट के और अपने बीच में। मैं ये मार्जिन नहीं रखता था, कम रखता था, जिससे मुझे बहुत नुकसान होते थे, प्रेशर पड़ता था। इनिशियली तो मुझे खुद काम करना पड़ता था, लेकिन जब टीम को लाया तो फिर ज़्यादा बंदे लगाने पड़ते थे। ज़्यादा बंदे लगाने से रेवेन्यू हिट होता था, क्लाइंट बच जाता था, रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, प्रॉफिट नील हो जाता था, बाज़ औक़ात ब्रेक इवन पे जाते थे, बाज़ औक़ात लॉस में चले जाते थे। लेकिन मेरी हमेशा जो प्रेफ़रेंस रही है वो क्लाइंट रिटेन करना रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो वैल्यू दे ही देगा अगर आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं, डिलीवरी कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन आपने मार्जिन रखना है। मैं नहीं रखता था, गलती की आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 दिन का काम है तो आप 20 दिन बोलें, 20 दिन का काम है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखें और मार्जिन रखने से पहले कैलकुलेशन करें। जब कैलकुलेशन कर लें तो रियलिस्टिक स्पेसिफिकेशन, रियलिस्टिक कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक डेडलाइन और फिर उनका रियलिस्टिक छोटे-छोटे माइलस्टोन्स और फिर उन माइलस्टोन्स का मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड अगेन जो हमने टूल बनाया कोवेस या ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं, वो टूल्स एआई आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो एआई आपको ये भी बता सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आपने 2 महीने की स्प्रिंट रखी है, 10 दिन बाद एआई आपको प्रेडिक्शन दे देगा कि ये 2 महीने में नहीं होगा। क्योंकि एआई देख रहा होता है कि डेली बेसिस पे कितने टास्क क्लोज हो रहे हैं, कितने टोटल टास्क हैं, लोग इस पे कैसे काम कर रहे हैं, कितने डिलेज आ रहे हैं, काम ये टाइमली डिलीवर होगा या नहीं होगा। लेवरेज एआई, एआई कैन डू दैट। अब अगेन जब हम ये कर रहे थे उस वक्त एआई नहीं था। आज 7-8 साल पहले एआई इतना मैच्योर नहीं था, एआई इतना चीप नहीं था कि आप इजीली अफोर्ड कर सको। तो लेकिन आपके लिए है, आप उनको यूज करें। परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी का जब आप मार्जिन रख लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं,
तो फिर उसके बाद आपने रिसोर्सेज के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, जो हमने पहला प्रॉब्लम बताया, जो पहला रीजन बताया बड़े बड़े चैलेंजेस का, कि आपने देखना है कि अगर कोई शख्स इनकंसिस्टेंट है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ थी अब यहाँ है, तो ऐसा क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क? इज इट बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशनल लेवल? Is it because of his managerial skill? Is it because of lack of communication between the team? या उसके प्रोजेक्ट मैनेजर उसको सही नहीं बता रहा? अगर आप सही तरीके से ये इनकंसिस्टेंसी ह्यूमन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ना पकड़ पाए, आपके फैसले गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा रिसोर्स है, 2 महीने उसने कमाल की डिलीवरी की, बेहतरीन डिलीवरी की, टाइमली डिलीवरी की, हाई परफॉर्मर रहा, और फिर अचानक से उसकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गई, और अगर आपको रीजन नहीं पता तो क्या आप उसको फायर करेंगे? प्रॉब्लम है। आप फायर करेंगे तो नुकसान होगा, हो सकता है कि उसकी गलती ना हो। आप उसको बोनस देके मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि मोटिवेशनल प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन के साथ हो, प्रॉब्लम इंटर कम्युनिकेशन के साथ हो, या आप कम्युनिकेशन बेहतर करने जाते हैं, बोनस भी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो टास्क ही कॉम्प्लेक्स था। पहले 2 महीने जिस चीज पे इसने काम किया वो आसान था, परफॉर्मेंस आई थी। अब जो काम कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए डिलीवरी उसकी स्लो हो गई है। तो फिर आप उस टास्क में जाके क्लैरिटी के लेवल पे, स्ट्रेटेजी के लेवल पे उसको हेल्प प्रोवाइड करें, कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करें, कोई सीनियर बंदा प्रोवाइड करें, खुद हेल्प करें, उसके लिए टेक्निकल आसानियां पैदा करें। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि किस रिसोर्स की परफॉर्मेंस क्यों गिर रही है, जो कि हमेशा होगा, तो आप हमेशा गलत फैसले करेंगे। वन फाइन डे यू विल बी सिटिंग एंड सेइंग कि यार ये फलां टीम की परफॉर्मेंस गिर रही है क्योंकि डैशबोर्ड पे डिलीवरी टाइम पे नहीं आ रही, पूरी टीम फायर कर लो। जबकि प्रॉब्लम क्लाइंट के साथ था, प्रॉब्लम टेक्निकल था। नई टीम आएगी, वो 2 महीने 3 महीने और लेगी, उसके बाद वो भी वहीं आके फंसेगी। जब वो आपको बताएगी कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, तब आप सोच रहे होंगे यार 2 महीने भी जाए किए, कंपनी के रेपुटेशन भी तबाह की, लोगों को ट्रेन किया, उनको फिर निकाल दिया, नए लोगों को लेके आए, मसला तो यहाँ था। तो आपने आइडेंटिफाई करना है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है, मार्जिन रखना है, डेवलपमेंट के दरमियान स्टैंडर्ड बिल्ड करने हैं, इंडिविजुअल को ट्रैक करना है। इसके लिए भी मुझे टूल बनाना पड़ा, तकवी। तकवी में हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस असेसमेंट एआई हम एजेंट क्रिएट कर देते हैं। वो एजेंट हर हफ्ते, हर महीने, हर डेवलपर के पास जाके उससे एक कन्वर्सेशन करता है, और उस कन्वर्सेशन का एनालिसिस मुझे डैशबोर्ड पे आता है कि यार अगर एक बंदा फंसा हुआ है, उसको क्या मुश्किल आ रही है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, उसको किस जगह मसला है। तो मुझे नजर आता है कि देखो, एक तरफ इसकी परफॉर्मेंस गिर रही है जो मुझे कोविस बताता है, और क्यों गिर रही है वो मुझे तकवी बता देता है। तो अब मेरे लिए फैसला करना आसान हो गया। ये 2 टूल एआई ने इतना पावर कर दिया हमें कि वो जो करोड़ों रुपए का नुकसान करने के बाद हम सीखते थे, हमें पहले पता चलेगा कि वहां ये नुकसान मेरा होने वाला है। सो इस तरह के चैलेंज आएंगे, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन जाएगी, और आपने उसको इस तरह से हैंडल करना है जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और वो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मेंटली प्रिपेयर रहना है। पेरोल प्रेशर, अब देखिए पेरोल प्रेशर से टीम की कॉम्प्लेक्सिटी का क्या ताल्लुक है? स्टार्टअप चलाना आसान नहीं है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक क्लाइंट को टाइमली, आपने उसके साथ एक प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड आया, आपने उसके साथ पेमेंट टर्म्स डिसाइड की कि यार इस माइलस्टोन पे इतनी पेमेंट होगी, इस डेट को आएगी, हम यहाँ डिलीवर करेंगे, यहाँ आपने पेमेंट करनी है। दूसरा माइलस्टोन यहाँ डिलीवर होगा, यहाँ पेमेंट होगी, तीसरा यहाँ डिलीवर होगा, यहाँ पेमेंट होगी। जब पेमेंट आती है तो आप उस पेमेंट से सैलरीज निकालते हैं। अगर 1-2 माइलस्टोन लेट हुए तो आप अपने रनवे को यूज करते हैं। रनवे खत्म हो गए तो क्लाइंट के पैसों से ही पेमेंट निकालेंगे ना। अब हुआ ये कि टीम ने डिलीवर नहीं किया। जब टीम ने डिलीवर नहीं किया तो क्लाइंट को काम नहीं किया, जब क्लाइंट को काम नहीं किया तो क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। जब क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो आप सैलरी डिले करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है पे करने को। लेकिन ये बात टीम कभी नहीं समझेगी कि ये हमारी वजह से हुआ, क्योंकि एक टीम के अंदर हो सकता है कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हो और कुछ लोग सही काम ना कर रहे हो। अब सारे ब्लेम नहीं लेंगे कि सैलरीज डिले क्यों हो रही है। वो आपसे टाइम पे पैसे मांगेंगे, चाहे काम टाइम पे जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपके पेरोल पे है। ये है पेरोल प्रेशर, वो आपके फिक्स कॉस्ट पे नहीं है। इसलिए मैंने पीछे सिखाया था कि हायर करने से पहले आउटसोर्स करें, कॉन्ट्रैक्टर लेके। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने डिलीवर नहीं किया, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे तो नहीं देने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तभी आपसे पैसे मांगेगा जब वो डिलीवर करेगा, जब वो डिलीवर करेगा तो क्लाइंट पैसे देगा।
तो आपके ऊपर पेरोल का प्रेशर नहीं और आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन टीम को आप ये बात नहीं समझा सकते कि देखो यार, अगर कंपनी का रेवेन्यू को हिट पड़ी है तो मोस्टली इस प्रोजेक्ट को हिट पड़ी है तो वो इस वजह से पड़ी है। लेकिन सब लोगों की गलती तो नहीं होगी, 10 लोगों की टीम है, सारे तो गलत नहीं कर रहे होंगे। तो पहला जो मैंने प्रीवियस स्टेप बताया कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि बॉटलनेक क्या है, लो परफॉर्मर कौन से हैं, लो परफॉर्मर को हैंडल कैसे करना है या एलिमिनेट कैसे करना है, हाई परफॉर्मर्स को एम्पावर कैसे करना है, उसके बाद मार्जिन कैसे रखना है और साथ में क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कैसे करनी है। और साथ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया कि पहले इजी और छोटे माइलस्टोन रखने हैं ताकि प्रोजेक्ट का एक चंक आपके पास आ जाए, पेमेंट पहले आ जाए और आपका रेवेन्यू स्मूथ हो जाए। हाई टेक या कॉम्प्लेक्स माइलस्टोन बाद में होते हैं, अगर वो डिले आ भी जाए उनमें तो आपके पास एक मार्जिन बन चुका होता है। तो बहुत सारे फाउंडर्स या तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर ले ही नहीं पाते या इसको मिसमैनेज करते हैं या टीम के गले पे डालते हैं, अपनी टीम को भी तोड़ बैठते हैं। टीम जाती है तो क्लाइंट जाता है, क्लाइंट और टीम दोनों चले गए तो कंपनी कोलैप्स हो गई, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई नहीं किया लो परफॉर्मर्स को। अगर लो परफॉर्मर है तो क्यों है, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया रीजंस को, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कम्युनिकेशन को, आपने मार्जिन नहीं रखा, आपने माइलस्टोन गलत डिवाइन किए, डेट्स गलत दी, जिसकी वजह से ये सारा प्रेशर आया। और मैं आपको बता दूं कि ये मेन रीजन है कंपनी कोलैप्स करती है। और ये सीरीज तो है ही उन लोगों के लिए जो एक्चुअली जिनके पास फंडिंग नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जो अपनी जेब से 4-5 महीने की सैलरी नहीं दे सकते, तो फिर उनको स्मार्ट होना पड़ता है, फिर उनको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम क्या करते थे, चोट लगने के बाद मसला होता था, 8-8 महीने का रन में निकल जाता था, अब तो पैसे नहीं है, अब जोर लगाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आई हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन्स और हेल प्रेशर होता है। अगर मैं प्रेशर्स को कैटेगराइज करूं, जिस प्रेशर ने मुझे बहुत तोड़ा, जिस प्रेशर को मैं नहीं लेना चाहता, जिसके लिए मैंने बहुत दुआएं की कि अल्लाह मुझे इस प्रेशर में मत डालना, वो है पेरोल का प्रेशर। और वो इस लीथल इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है जिसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है कल्चरल फ्रिक्शन। देखें, कंपनी में या आप कंपनी का कल्चर बनाएंगे या कंपनी अपना कल्चर खुद बना लेगी। किसने किससे कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एसओपीज क्या हैं, अगर कोई काम मिस होता है तो आपने रिएक्ट कैसे करना है, डेडलाइन मिस होने पे बिहेव कैसे करना है, अगर एक बंदा दूसरे बंदे से ठीक बात नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रखनी है, क्लाइंट के साथ क्लाइंट का प्रेशर आप एब्जॉर्ब करते हैं और आगे आप स्ट्रेटेजिकल गाइडेंस निकालते हैं, क्लाइंट का प्रेशर पास ऑन नहीं करते टीम पे। जो सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं वो ये करते हैं कि क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ, क्लाइंट ने पेमेंट रोकी, क्लाइंट से फ्रस्ट्रेट हुए और सारी फ्रस्ट्रेशन टीम पे निकाल दी। नहीं, एज ए लीडर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर, एब्जॉर्ब ऑल द प्रेशर, ताकि कल्चर खराब ना हो। कल्चर खराब हुआ, टीम की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और इवेंचुअली आपके क्लाइंट छोड़ जाएंगे, कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। आप पास ऑन नहीं कर सकते लीडर के क्लाइंट के। मैं 8 साल से क्लाइंट मैनेज कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल है उसको हैंडल करना, लेकिन आज तक मैंने वो प्रेशर टीम पे नहीं जाने दिया। वो कुछ भी हो जाए, रात कन्वर्सेशन बुरी हो जाए, सुबह टीम के साथ काम एंड कंपोजर के साथ लॉजिकल बात करनी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। द फाइट बिटवीन क्लाइंट एंड मी विल रिमेन बिटवीन मी एंड क्लाइंट। तो कल्चर आपने इस तरह से बनाना है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना। अगर आप किसी को नाइटर्स लगा रहे हैं तो कोशिश करें कंपनसेशन करें, और अगर नाइटर उन्हीं की बेवकूफ़ी की वजह से लग रहा है, जो कि यूजुअली होता है कि एक डेवलपर ने काम सही से नहीं किया, फिर वो काम पे बग्स आना शुरू हो जाए, मसले मसाइल आए, क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, अब जल्दी डिलीवर करनी है, उसके लिए ऑब्वियसली उसको टाइम लगाना पड़ेगा। अब ये टाइम इसलिए नहीं कि आपने एक्स्ट्रा काम मांगा, ये टाइम इसलिए कि उसने ठीक से नहीं किया। या सम टाइम ऐसा होगा कि आप क्लाइंट को बड़ी डील स्ट्राइक करने के लिए एक्स्ट्रा काम आपको चाहिए होगा, तो उस वक्त आप रिक्वेस्ट करेंगे टीम से, वो एडिशनल काम है। अगर एडिशनल काम पे टीम डिलीवर करती है तो आपको उसके लिए कंपनसेशन स्ट्रेटजी पहले इन्फॉर्म करनी है। आप ये काम करेंगे, आपको ये मिलेगा, एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेगा, जो भी, तो आपने ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है। जब लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते, प्रेशर में नहीं आते, क्लैरिटी होती है, रोड मैप होता है, आगे एक पूरा विजन होता है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की जो प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है वो डिफाइन होती है, उनका करियर रोड मैप डिफाइन होता है,
क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है तो आपका कल्चर हेल्दी रहता है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट प्रेशर पास ऑन करना शुरू किया, फाइनेंशियल प्रेशर पास ऑन करना शुरू किया, टीम को ये बताना शुरू किया कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो इनसिक्योरिटी में जाएंगे, वो इनसिक्योरिटी में जाएंगे, नेगेटिविटी आएगी, कल्चर खराब होगा। या आप किसी एक बंदे को लॉजिक समझे बगैर, रीजन समझे बगैर, उसकी बात सुने बगैर डांट दिया, गुस्सा निकाल दिया, वो बाहर जाएगा, वो 10 बंदों को बताएगा, अगेन कल्चर खराब होगा। लीडर से ही कल्चर बनता है और लीडर से ही कल्चर बिगड़ता है, याद रखिएगा। यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कल्चर। ये जो लोग आपके पास आते हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इनके डिफरेंट माइंड सेट होते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। आपने कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, एसओपीज, केपीआईज के थ्रू कल्चर बिल्ड करना है। इसलिए आपका लीडरशिप रोल और आपका फाउंडर माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैंने इसी सीरीज के शुरू में आप लोगों को सिखाया। लास्ट सबसे बड़ी वजह टीम में कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। टीम के चैलेंजेस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के तरीकाकार पे आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ये आप अपने आप को बता दें, गारंटीड आएंगे, जरूर आएंगे, कोई शक नहीं इसमें। आपके और आपकी टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आपकी टीम के मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, अकाउंट्स और टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, एचआर डिपार्टमेंट को इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, सब कुछ आएगा। लॉजिक के साथ दोनों साइड्स को सुनकर, एविडेंसेस के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्फ्लिक्ट में ना आपने कभी रिएक्ट करना है, ना किसी को रिएक्ट करने देना है। जो आपका कंपोजर है, आपकी जो पेशेंस है, आपकी जो सब्र है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। हर चीज को एनालाइज करना। बाजुकात आपको 100% लगेगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है, ये बंदा गलत कह रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जब आप डीप डाइव करेंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे, तो आप गलत होंगे। जब आप एक सही बंदे को पनिश करते हैं, तो एक्चुअली आप अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की बुनियाद रख देते हैं, क्योंकि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने रिएक्ट किया, आप बायस्ड हो गए। एक बंदा जो आपके साथ 2-4 साल से काम कर रहा है, वो अच्छा काम करता है, आपने उसको वैल्यू दी, और एक नया बंदा जो जिसका पोटेंशियल अच्छा था, नियत अच्छी थी, टैलेंटेड था, वो आपके लिए बिलीवर बन सकता था, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में उसको वहीं तबाह कर दिया। ऐसे कंपनीज ग्रो नहीं करती, सिर्फ सर्वाइवल लेयर पे ही रहती हैं। तो दिस फॉल्स ऑन योर लीडर एंड टेल योरसेल्फ, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज दोस कॉन्फ्लिक्ट्स। हम कुछ सक्सेस टिप्स की बात कर लेते हैं। पीपल मैनेजमेंट इज हार्डर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ब्यूटीफुली सेड, पीपल मैनेजमेंट इज हार्डर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। राइट मोर देन यू स्पीक। जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन, एसओपीज, वर्बल कम्युनिकेशन कम, रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा। और फिर मैंने समझाया था, मेजर आउटपुट नॉट मूड। आपने मूड नहीं देखना, आपने आउटपुट को मेजर करना है, ड्यू डिलिजेंस करनी है। काम लीडरशिप बिल्ड स्टेबल टीम्स। मैं बता चुका हूं जैसे कि आप कितना अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आप कैसे बिहेव करते हैं, ये डिफाइन करेगा आपकी टीम कितनी स्टेबल है। क्लियर स्टैंडर्ड्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपने प्रोसेसेस बना लिए, एसओपीज बना लिए, आपने पूरा एक डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बना लिया, कॉन्फ्लिक्ट्स कम आएंगे। पेरोल प्रेशर मस्ट नॉट कंट्रोल योर डिसीजन। आप फैसले पेरोल प्रेशर पे मत करें, लॉजिकल फैसले करें। अगर पे किसी को नहीं दे सकते, तो आप अपने जो कीमती लोग हैं उनको खो नहीं सकते। आपको स्ट्रेटेजिकल टाइमली डिसीजन करने होते हैं, तो वो आपने लॉजिक पे करने हैं। फ्रस्ट्रेशन इज नॉर्मल, समझ लें। पैनिक इज डेंजरस। फ्रस्ट्रेट आप हो सकते हैं, पैनिक नहीं कर सकते। एंड अबव ऑल, लीडरशिप बिगिंस व्हेन कंफर्ट एंड्स। जलालत होगी, मसले आएंगे, स्ट्रेस आएगी, लोग बातें करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग कहेंगे आप फेल हो जाएंगे, आपको भी लग रहा होगा आप फेल हो जाएंगे। वहां पे आपका सब्र, आपकी पेशेंस, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन डिफाइन करेगी कि आपकी कंपनी कितना ऊपर जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।